Okay, we see now resonance of LCR series circuit. We have come across the word resonance in the chapter of simple harmonic motion. Their frequencies of upright frequency and natural frequency of the oscillating body, when it matches, and amplitude of oscillation becomes maximum. Somewhat similar to that here also, at certain particular frequency, impedance of the circuit will become minimum because impedance depend upon the frequencies, है ना? तो impedance minimum हो जाता है, current maximum हो जाता है, and that is what is used in the tuning of radio sets, TV sets. अगर हमें जिस चैनल को हमें सेट करना होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है, उसका करंट उसके सिग्नल से स्ट्रांगली पिकअप होते हैं, तो दैट पर्टिकुलर चैनल प्लेस. इवन सेल फोन में भी जिस फ्रीक्वेंसी जो कॉल आता है उस फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस होता है, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो कॉल नंबर है, कॉल है, वो we can pick up, we can just receive that signal, sir. That particular number, हर नंबर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है. That's what is called resonance of LCR series circuit. तीनों डिवाइस होनी चाहिए, all three is there, then only we can bring the situation of minimum impedance and maximum current. So these are the points. When we increase the frequency of the system of the AC source, one XL and XC, both one of them will increase, another will decrease. One Excuse me, situation sir. Yes. सर हर्ष शायद वेट कर रहा है एडमिट करने में उसको. ओके चलो उसका ओके. तो रेजोनेंस सब लोग देखने जा रहे, तो सी रेजोनेंस में मैंने जो पॉइंट बताया उतने ही पॉइंट है बस. I will just go through the points which I told you. So when frequency of AC source is increased from low value, then at one particular frequency, impedance of LCR circuit becomes minimum because XL becomes equal to XC. कहांगे हाँ यहाँ पर क्यों मिनिमम होता है, बिकॉज एक सिचुएशन आती है XL XC के बराबर हो जाता है, इम्पीडेंस R के बराबर हो जाता है, इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम. तो इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम एंड करंट बिकम्स मैक्सिमम. जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, XL becomes equal to XC, impedance goes down and becomes minimum, and current जो होता है वो maximum हो जाता है. This phenomena, this situation is called resonance, and this frequency is called resonance frequency. It is used in tuning of radio and TV sets. ठीक है. Maximum current या RMS current भी ले सकते हैं, doesn't matter. IM is equal to VM upon Z. Z का ये फार्मूला लिख दिया हमने. When XL, okay, with XL omega L होता है, XC 1 upon omega C होता है. If omega is changed, then at particular frequency called omega naught, which is the resonant frequency, resonant angular frequency, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. इम्पीडेंस फिर ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, XL माइनस XC वाला, R बचेगा, इम्पीडेंस मिनिमम हो गया, करंट विल बिकम मैक्सिमम. इन दैट केस पीक वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी. पीक वैल्यू तो एक पीक वैल्यू होती है, वो भी मैक्सिमम, मतलब बिकॉज ओके. ये पॉइंट हमने आगे सेपरेट लिखा हुआ, यहाँ पे छोड़ देते हैं. आई हैव रिटन सेपरेटली. करंट मैक्सिमम हो जाता है, हाउ मच इज द करंट वी हैव डिराइव्ड फॉर दैट. करंट मैक्सिमम लिखा है हमने यहाँ पर, कितना होगा बाद में लिखा. These are the points. तो क्या लिखेंगे रेजोनेंस में? When frequency is increased from lower value, one situation comes when XL is equal to XC, impedance is minimum, current is maximum. Current becomes maximum. तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स कैच होते हैं फिर डिवाइस में.
तो इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट डेरिवेशन है, वी कैन डू दैट। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी से डेरिवेशन करेंगे हम लोग। छोटे छोटे पॉइंट इसमें बहुत सारे हैं, ऑल आर इंपॉर्टेंट। जब फ्रीक्वेंसी कम होती है ना तो एक्सी ज्यादा होता है, एक्सएल कम होता है। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाएंगे तो ये कम आता है और ये बढ़ता है, एक सिचुएशन में दोनों इक्वल हो जाते हैं। लो फ्रीक्वेंसी से धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ तो एक अब इक्वल इम्पीडेंस घटता चला जाता है। ग्राफ भी बनाएंगे, अभी आगे हमने ग्राफ भी बनाया इसका, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इम्पीडेंस घट के और मिनिमम हो जाता है, फिर से बढ़ता है। ऐड ऑन द ग्राफ आगे है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसमें देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन, शॉर्ट डेरिवेशन है बिल्कुल। देखो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये कंडीशन है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये रूट के अंदर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी, यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सिमिलर टू द एंगुलर स्पीड जो होती है वैसे टाइप है। बट ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, एक पर्टिकुलर एल एंड सी पे डिपेंड करेगी सर्किट का। एक बार इसमें तो क्वेश्चन आया था ऐसा, अगर कैपेसिटेंस को डबल कर दिया, इंडक्टेंस को कितना कर दे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, इसको हाफ करना पड़ेगा 1/2, 2 will get cancelled, resonant frequency will not change। जैसे हम ट्यूनिंग करते हैं ना रेडियो सेट की, पुराने रेडियो सेट अगर तुमने देखे होंगे उसमें एक नॉब होती है, नॉब को जब टर्न करते हैं ऐसे नॉब रहती है, उसको घुमाती है इधर इधर, तो कैपेसिटेंस चेंज होता है, वेरिएबल कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड रहती है वो नॉब। कैपेसिटेंस चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेजोनेंस होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग रेडियो स्टेशन कैच करते हो। और फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा इज 2πf, तो ओमेगा की वैल्यू 2πf पुट कर देंगे तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी f0। 2π को नीचे भेज दो, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/2π अंडर रूट ऑफ एलसी इन डिनोमिनेटर। अच्छा, रेजोनेंट टाइम पीरियड भी बना सकते हैं इससे, वैसे तो रेजोनेंट टाइम पीरियड नहीं होता, बट somebody may give you how much will be the resonant time period. Time period is reciprocal of frequency, t is 1/f, ये टर्म न्यूमरेटर में आ जाएंगे सारे, 2π रूट ऑफ एलसी हो जाएगा if time period is asked। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स है मोस्टली, you have to remember this formula, root of LC is there here also। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज रहता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेडियन पर सेकंड रहता है। करंट, इसमें रेजोनेंस में करंट पूछते न्यूमेरिकल्स में, फाइंड आउट द करंट, तो इजी रहता है कैलकुलेट करना, बिकॉज Z जो है R के बराबर हो जाता है, तो मैं Z कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता है। तो करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड में पीक वैल्यू लिखेंगे, बाद में RMS वैल्यू निकाल सकते हैं √2 से डिवाइड करके। तो करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस इज वोल्टेज एम्पलीट्यूड अपॉन Z, बट एट रेजोनेंस Z इज इक्वल टू R, दैट्स मिनिमम, यहाँ पे आ जाता है। तो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट Z व्हिच इज लेंथी कैलकुलेशन, कभी कभी है ना Z कैलकुलेट करना लेंथी हो जाता है। तो रेजोनेंस पर सिंपली Z इज इक्वल टू R, ओम्स लॉ जैसा हो गया ना, जैसे हम DC में यूज करते हैं ना। तो पीक वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम
पीक वैल्यू और ऊपर चली जाती है। जब रेजोनेंस पे सर्किट नहीं होगा, पीक वैल्यू विल बी लेस, बट व्हेन इट कम्स टू द पीक रेजोनेंस, पीक वैल्यू विल फर्दर गो अप। ये न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी यूजफुल। सीधे आर से डिवाइड कर देना। करंट एम्पलीट्यूड IM एंड RMS करंट बोथ आर मैक्सिमम एट रेजोनेंस, दोनों मैक्सिमम हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल वैल्यू से दोनों बढ़ जाते हैं। अगर ये बढ़ा तो RMS करंट भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगा, √2 से डिवाइड करके निकालेंगे। तो बोथ आर मैक्सिमम एट रेजोनेंस। तो आई थिंक इट्स क्लियर। Yes, sir. There should not be any difficulties. Is important है, इजी रहते हैं करंट वगैरह निकालना। तो भाई ये ग्राफ भी दिया है एनसीईआरटी बुक में। वेरिएशन ऑफ करंट विद करंट एम्पलीट्यूड और वेरिएशन ऑफ करंट कर लो, है ना। करंट एम्पलीट्यूड इज नॉट द प्रॉपर वर्ड। एम्पलीट्यूड तो यहाँ पर मिल रहा है, अदरवाइज तो करंट ही है। करंट वेरिएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। जब ओमेगा कम होता है, यहाँ पे एम लिखा, एम यहाँ पे मिस प्रिंट है, ओमेगा कर लो, ओमेगा रेडियन पर सेकंड, एम कट कर देंगे एनसीईआरटी बुक का डायग्राम में। तो जब फ्रीक्वेंसी कम है, इस तरफ है फ्रीक्वेंसी, इधर फ्रीक्वेंसी है, देखो ओमेगा है ये, और इधर करंट है आई। ठीक है, करंट एम्पलीट्यूड ही रखते हैं इसमें। ओके, लेट इट बी करंट एम्पलीट्यूड। यहाँ पे भी उन्होंने IM लिखा है। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इम्पीडेंस घटता है, करंट बढ़ता है। करंट बढ़ेगा, और जब इम्पीडेंस Z = R हो जाएगा, तब पीक वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल। IM विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट विल बी मैक्सिमम। अभी दो ग्राफ क्यों दिए? वाई टू ग्राफ्स आर गिवन। अगेन वी नो पीक करंट डिपेंड्स अपॉन R की वैल्यू कम कर देंगे तो और इट विल गो, पीक विल फर्दर गो अप, और कम कर दो पीक विल फर्दर गो अप। So it is inversely proportional to R. If R comes down, IM goes further up. यहाँ पे R1 है, ये R2 के लिए R1 is less than R2। जितना कम रखेंगे रेजिस्टेंस, उतना पीक वैल्यू ऊपर क्लाइम करेगी। Therefore, two graphs are shown. You don't have to remember, ये वैल्यू नहीं रखना है, just you can skip these. Difficult to remember all this. Diagram is of NCERT book only. All right. Yes, sir. Okay. So this is the graph. Now we'll see so many points are there. Variation of impedance, कभी कभी बोलते हैं draw the variation of impedance in LCR circuit. LCR तीनों होने चाहिए तभी resonance होता है. I told you all three are there. LCR, then only resonance is possible. Otherwise it will be unidirectionally changing. तो देखो इसमें frequency यहाँ पर F ले सकते हैं और ओमेगा भी ले सकते हैं. ये Z है. It is when we increase the frequency, impedance comes down and becomes minimum. कितना हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा. Then further increasing the frequency will take the impedance up. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना. अगर फ्रीक्वेंसी कम है, इस तरफ है, if frequency of the applied frequency of AC is less than the resonant frequency of the circuit, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो कैपेसिटिव होता है, सर्किट इज ऑफ कैपेसिटिव नेचर, उसमें करंट लीड करता है वोल्टेज से, और XC जो है XL से बड़ा होता है. These are the points. You can just write.
और जब फ्रीक्वेंसी मोर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, तब इंडक्टिव नेचर हो जाता है सर्किट का, करंट लैग वोल्टेज से पीछे चलता है, और एक्सएल इज मोर देन एक्सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस मोर हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है। तो राइट हैंड साइड का जो एरिया है वो इंडक्टिव नेचर दिखाएगा। सर्किट सेम है, आई मीन LCR सीरीज सर्किट इज सेम, बट इट इज ऑल द गेम ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हेन वी इंक्रीज इट, एक सिचुएशन ऐसी आती है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है सर्किट के लिए, है ना, उस समय मिनिमम हो जाता है, इंपीडेंस करंट मैक्सिमम हो जाता है। करंट का ग्राफ ऐसे रेसिप्रोकल आएगा, ऐसा अभी हमने ऊपर जो ड्रॉ किया था करंट का ग्राफ ऐसा था, इंपीडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है। दैट अब जो ग्राफ था शायद मैंने फिर से भी ड्रॉ किया यहाँ पर, अगेन आई हैव ड्रॉन इट व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो दिस साइड इज फ्रीक्वेंसी जब लेस होती है इट इज ऑल कैपेसिटिव, फ्रीक्वेंसी इज मोर ऑन इंडक्टिव, करंट लीड्स। जब इक्वल फ्रीक्वेंसी होती तब फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, तब क्या होगा, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस, रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, सर्किट रेजोनेंस पे है, और रेजोनेंस पे आर बचता है, बस आर का रोल रहता है, तो रेजिस्टिव हो जाता है सर्किट। नोबडी लीड्स एट रेजोनेंस, करंट एंड वोल्टेज विल बी इन फेज, रेजोनेंस पर दोनों फेज में रहते हैं, सही, they will be in phase. देखो, I will tell you, I will explain you this point further. At resonance क्या क्या होता है, रेजिस्टिव सर्किट होता है, करंट एंड वोल्टेज फेज में रहते हैं। I have written that all the points together, एक एक करके। ये समझ में आ गया? Yes, sir. This is symmetric graph है ना, ये पूरा सिमेट्रिक है, देखो दोनों तरफ से। बट जिन्होंने प्रिज्म कंप्लीट कर लिया है उसमें भी ऐसा ग्राफ आता है, डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसमें नॉन सिमेट्रिक है, ऐसे ऐसे इस तरह से आता है, वो यू शेप ही दिखता है, नॉन सिमेट्रिक। डिविएशन का ग्राफ है एनसीईआरटी बुक में इंपॉर्टेंट, तो नॉट सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। करंट का ऊपर हमने ड्रॉ किया था, फिर से मैंने ड्रॉ कर दिया वही सेम। फ्रीक्वेंसी और ओमेगा दोनों के लिए, यहाँ भी ओमेगा हो सकता है, same graph I have repeated जो ऊपर से। Resistance comes down, current goes up, म्यूट कर लो, म्यूटेड, ठीक है। Resistance impedance comes down, current goes up, both the graphs are inversely. ठीक है, तो these are the points, very important useful points for resonance. We are still discussing the resonance phenomena of LCR series circuit. क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये देखो, ये चेक पॉइंट देखते कौन सा है। Here are the capacitive reactance and inductive reactance respectively for 3 sinusoidally driven series LCR circuit. यहाँ पे देखो सीक्वेंस में दिया हुआ, जस्ट वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। पहला क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस रिस्पेक्टिवली फॉर 3। हाँ, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंसेस है, आर भी है उसमें, और उसकी वैल्यू नहीं दी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला कैपेसिटिव है 50 है और ये 100 है, तो XC जो है कम है ना, XC इज लेस देन XL, तो इसमें मोर है, इसमें इक्वल है। फॉर ईच does the current leads or lags the applied EMF or the two are in phase? किसमें लीड करेगा, इसमें लीड करेगा क्या,
करंट इसमें लीड करेगा क्या? कैसा सर्किट है ये? कैपेसिटिव है? नहीं, इंडक्टिव है। एक्सेल इज मोर इंडक्टिव। देखो यहाँ पे लिखा है, तो फर्स्ट केस में एक्सी लेस है किससे? एक्सएल से। इंडक्टिव है, अभी ऊपर भी लिखा था मैंने, इंडक्टिव आई लैक्स। इंडक्टिव में करंट पीछे चलता है, आई लैक्स वी। हम लोगों ने वो शॉर्टकट देखा था ना, क्या था वो? इलाई इज आइसमैन, ऐसा। ईएमएफ और वोल्टेज लीड्स करंट इन इंडक्टर। करंट लीड्स वोल्टेज, ईएमएफ करंट लीड्स वोल्टेज इन कैपेसिटर। तो याद रखो, ये यूजफुल पॉइंट्स हैं। तो इंडक्टिव है तो करंट लैग करेगा वोल्टेज से, इसमें लीड करेगा, इसमें इन फेज रेजोनेंस हो जाएगा, है ना? लैग्स है, नहीं लैग्स, इसमें लीड हो जाएगा सेकंड में। इन फेज है ना, रेजोनेंस का केस है। रेजोनेंस में दोनों इक्वल होते हैं। ऊपर मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखो। फर्स्ट का जो है आई लैग्स, सेकंड में लीड्स, थर्ड में इन फेज। बी में क्या पूछा है? विच करंट इज इन रेजोनेंस, थर्ड वाला केस में। थर्ड में कभी कभी ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इसको, ओमेगा डी। डिफरेंट बुक डिफरेंट सिंबल। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। ये छोड़, तो रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस देख के हमें पता लगता है। यहाँ पे जो मैंने लिखा था, तो ये दैट्स देयरफॉर यहाँ पे लिखे थे, ये पॉइंट्स आ रहे हैं। जो बड़ा होगा उसी का नेचर होगा, दैट प्रीडोमिनेंटली दैट विल बिहेव लाइक दैट। डन? Yes, sir. देखो ये भी इससे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। If the circuit is sinusoidally driven series RLC circuit, current, okay, if the current in this leads the EMF, would we increase or decrease the capacitance to increase the rate at which energy is supplied? नहीं, इसको छोड़ दो, एनर्जी हमने पढ़ा नहीं है अभी, नॉट नाउ। बाद में जब पावर पढ़ेंगे, एनर्जी मतलब पावर हो गई, पावर इज सप्लाइड, ठीक है। जस्ट दिस इज, आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन। हम देखो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ portion of the microwave medium wave broadcast, not micro, medium wave broadcast 800 किलोहर्ट्ज टू 1200। आजकल ये नहीं चलते, आजकल ये एफएम चल रहा है, तो ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाले पुराने ओल्ड सेट्स की। दिस मच फ्रीक्वेंसी है। इफ एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस दिस मच, what must be the range of variable capacitor? What it want to say? क्या क्या दिया? Let us see now. ये फ्रीक्वेंसी दी है ना, दो फ्रीक्वेंसी दी है, one is f1 and other is f2, and L दिया, सेल्फ इंडक्टेंस भी दिया,
तो सी निकालना है ना। अभी हमने फार्मूला सीखा था F इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ LC। ये F1 ले लेंगे इसको, और L दोनों केस में सेम है, इसमें C1 आ जाएगा। रेंज आप निकालनी, पहले केस में C1 आएगा, जब ये फ्रीक्वेंसी F2 ले लेंगे तो C2 आ जाएगा। तो वो रेंज हो जाएगी कितनी, कहाँ से कहाँ तक का हमें कैपेसिटेंस है। तो ये फार्मूला से दोनों आ जाएंगे। सी के लिए सॉल्व करना है, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर कर दो, सी को इधर ले आओ, ये एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये 2πL रूट से बाहर आ जाएगा। तो दिस इज कैलकुलेशन पार्ट इज देयर। 11th में देखते क्या है, figure show the LCR series circuit connected to variable frequency 230 volt source, L is given, C तीनों दिए हैं, LCR दिया हुआ है और सप्लाई वोल्टेज भी दिया है। तो हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट एट रेजोनेंस। वही सेम फार्मूला फ्रीक्वेंसी का, ये LC चाहिए, आर की जरूरत नहीं है उसमें। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगा के निकाल लो। ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इजी है इसकी। इसका आंसर क्या होगा बोलो? इम्पीडेंस क्या होगा? Do we have to obtain or it is already obtained? बोलो। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है वो? अभी तो किया था हमने। कितना होता है इम्पीडेंस? ये रेजोनेंस का केस है ना, वी आर डीलिंग विद द केस। ओके, लेट अस सी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे है ना। तो Z इज इक्वल टू R होता है, R ऑलरेडी गिवन है 40 ओम। सेकंड पार्ट भी डायरेक्ट है ना। Determine the RMS potential drop across the three elements of the circuit. Show that potential drop across LC combination is 0. तो एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता है। तो पहले I निकालना पड़ेगा, I is equal to V by R, V by Z, Z is equal to R। पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा, VL is equal to I into X। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है इसको। देखो मैं यहाँ पे, जब हम करंट निकाल, पहले तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट निकाल लेंगे। इम्पीडेंस आंसर में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो इम्पीडेंस तो Z इज इक्वल टू R, 10 ओम है, और I निकालने के लिए I इज इक्वल टू V बाई R। V कितने 230 है, तो ओम्स लॉ ये RMS मिल जाएंगे, RMS रहेगा, करंट मिल गया। तो फिर हमने ये देखो VL यहाँ पे C नहीं होगा, इसमें मिस प्रिंट है। देखो यहाँ पे C नहीं होगा, VL RMS। ये कैसे आएगा? IRMS इंटू XL। और VC RMS कैसे आएगा? IRMS निकालेंगे इंटू XC, इंटू XC से आ जाएगा। दोनों सेम आ रहे हैं। देखो
दोनों रेजोनेंस में है ना, VL इज इक्वल टू VC आता है उसमें, दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए VLC दोनों का नेट जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ना, VL माइनस VC, नेट, आई मीन एक अप था एक डाउन था, है ना, वन वाज अप अदर वाज डाउन, एक को पॉजिटिव लिया दूसरे को नेगेटिव लिया, तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं करो, देखो इसको ऐसे करो, इट इज इक्वल टू VL RMS माइनस VC RMS, तो दोनों इक्वल है, ये और ये 0 हो जाएगा। कॉम्प्लिकेट क्यों करना उसको, कैलकुलेट कर लिए थे ना। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है इसमें, लेंदी मतलब एक्सेल निकालना पड़ेगा, एक्सी भी निकालना पड़ेगा। कैन यू कंप्लीट, बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा इजी करके दे देते हैं कैलकुलेशन पार्ट, और एज इट इज भी कभी कभी दे देते हैं। डू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन कंप्लीट कर लो इसको, ऑलरेडी ऑल द हिंट्स आर गिवन। जस्ट विल वाइंड अप इन 2 मिनट्स, देखते हैं आगे क्या बचे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इफ यू अलाउ देन आई कैन, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में करते, छोड़ देते फिर इसको। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कल कर लेते हैं उसको, चलो ठीक, उतना रिवाइज कर लेना तो ये इजी हो जाएंगे सारे पॉइंट्स आगे के, यूजफुल पॉइंट्स हैं सब। एंड टुमारो we'll see Q factor of resonance, then this topic will be over, and we'll see average power, again important topic है ये, tomorrow we'll complete। then इसमें क्या बचेगा, oscillator and transformer बचेगा, वो वेंसडे को कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। दिस चैप्टर विल बी ओवर, नेक्स्ट चैप्टर एक लेक्चर का है, ये जो EM waves है ना, it will be over in one lecture itself, so this first book will be over in next 2-3 lectures, then we'll start the second book, optics start करेंगे next week में, ठीक है। Sunday में also we may have the class, because थोड़ा कोर्स पीछे चल रहा है, depending upon the situation we may have the Sunday also, we may have the class, we'll decide on Friday, not now, ठीक है। Okay, sir. Okay, चलो, thank you then। Anybody want to ask, कुछ पूछना है तो you can stay back, others can log out।